हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और दोस्तों यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हम भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है 19, यानी कि स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी पार्ट 2 इसका करेंगे। मतलब जितना कर चुके हैं उससे आगे की बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो देखना चाहते हैं दृष्टि आईएएस की, तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइए। गाइज, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पेज मेरा ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, न्यूज़पेपर के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए। जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, नहीं तो इन सब चीज़ों के लिए आप मतलब मेरा टेलीग्राम पेज, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ठीक है, जितना हम कर चुके हैं उससे आगे की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये थोड़ी सी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे पंचायत मतलब स्थानीय स्वशासन की। उसमें अभी हमारा चला था पंचायत। कौन से उससे आता है आपका संविधान संशोधन 73rd संविधान संशोधन से आपकी ये बात होती है पंचायत की। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके गाइस, हाँ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात। ठीक है, ठीक। अब चलिए चलते हैं हम लोग आगे। कलर बदले। अब देखिए, लिखा है पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व। ठीक है, यहाँ से हमें करना है। तो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो आर्टिकल 243 यानी कि जी के तहत ये प्रावधान है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां या प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की जो है संस्थाओं के रूप में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। मतलब इसने कहा कि जो विधानसभा, इसके पास ये शक्ति है कि वो इन जो पंचायतें उनको कुछ शक्तियां दे दे, कुछ प्राधिकार दे दे। ठीक है, ताकि क्या मतलब क्या, स्वायत्त शासन चलाने के लिए, राइट। अब मतलब कि वो लोग फ्री रहे, कुछ शक्तियां उनको भी दे दी जाए, वो अपने हिसाब से काम करें। इसका आशय हुआ कि पंचायतें अपनी शक्तियों के लिए राज्य विधानमंडल पर आश्रित हो जाती है। राज्य विधानमंडल जिन जो विषय देगी उस पर ही पंचायत काम कर सकती है, जो विषय नहीं देगी उस पर नहीं कर सकती। तो इस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों के उत्तरदायित्व का निर्धारण जो है पंचायतों के उपयुक्त स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, लेकिन का आर्थिक विकास मतलब इसने कहा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए, मतलब किसी पंचायतों को सौंपी जाए जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 11वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध विषय है उसमें है, कार्यान्वित करना उन सबको। ठीक है, अब देखो पंचायतों के वित्त से जुड़े प्रावधान की बात करते हैं, पैसों से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, ये किसमें लिखा है, आर्टिकल 243 जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत क्या है, राज्य के विधानमंडल को स्वायत्ता प्रदान की गई, यानी कि राज्य के विधानमंडल को कहा गया कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने, टैक्स लगाने और उनकी निधियों का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल, और इस अनुच्छेद के तहत राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा। देखिए, राज्य के विधानमंडल, जो राज्य का विधानमंडल है ना, वो क्या कर सकता है, वो पंचायतों को कुछ ऐसी शक्तियां दे सकता है, मतलब कर वर लगाने का, ये सारी चीजें दे सकता है। लेकिन कब, जब ये चाहे, तो नहीं चाहेगा नहीं देगा। अब देखा, ये राज्य विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर, शुल्क, पद कर या टोल टैक्स कह लीजिए, फीस उद्ग्रहित, संग्रहित, विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार या किसी ऐसे बंधनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकता है। मतलब जो है विधानमंडल इनको ये सब काम करने के लिए कह सकता है, कर मतलब प्राधिकृत कर सकता है। कर लगाना, शुल्क लगाना, ठीक है, लगाना, उसको कलेक्ट करना, उसका यूज करना, ये सब कह सकता है। ठीक है, मतलब कर सकता है। फिर इसमें लिखा है, राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पद कर, फीस किसी पंचायत को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधों के अधीन रहते हुए समुद्दिष्ट कर सकेगा। तो वैसे देखिए,
बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है, थोड़ा बहुत आप समझिए कि विधानमंडल के पास ये शक्ति है, वो कुछ विषय पे उनको शक्तियाँ दे सकता है, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दे सकता है, इस तरह से कुछ पैसा दे सकता है, ठीक है। जैसे केंद्र से राज्य को आता है वैसे राज्य से जो है पंचायतों को भी जाता है। और इसमें लिखा है राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसी सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा। मतलब वही के राज्य की संचित निधि में से अगर पंचायतों को पैसा देना है तो उसके लिए भी विधि बना सकता है कौन, विधानमंडल। अब इसने लिखा पंचायतों द्वारा या उसके या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकता है कौन, विधानमंडल। मतलब ये कह लो कि विधानमंडल विधि द्वारा ऐसा कुछ कर सकता है, पंचायतों को पैसे दे सकता है, कर लगाने का अधिकार दे सकता है, ये सारी चीजें ऐसा किया जा सकता है। इसने कहा राज्य वित्त आयोग इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये किसमें है, 243 झ में है, तो ये याद रखिएगा 243 आई में है। राज्य वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। इसके मतलब इस आर्टिकल में क्या होता है, राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। मतलब राज्य के लिए क्या बनाया जाएगा, वित्त आयोग। तो इसके गठन को प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य बनाया गया। मतलब हर एक राज्य में राज्य वित्त आयोग होगा और राज्य वित्त आयोग की संरचना आदि के संबंध में राज्य विधानमंडल को स्वायत्ता दी गई है कि इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, ये राज्य विधानमंडल तय करे। तो राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में कौन गठन कर रहा है, इसका राज्यपाल। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है कि सबको ठीक ठाक चल रहा है, नहीं कमी पैसे कूड़े पड़ जा रहे हैं, नहीं कम पड़ रहे हैं, या जिस चीज के लिए हमने पैसे दिए वो पैसा उसमें लग रहा है या नहीं। अच्छा, इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल में रखता है। मतलब राज्य वित्त आयोग ने रिपोर्ट दी किसको, राज्यपाल ने कहा रखी, राज्य विधानमंडल में। अच्छा, पंचायतों का लेखा परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसमें 243 जी में है, पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान के लिए होता है। ठीक है। और इसके अनुसार क्या है, प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खाते की देखरेख और लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में क्या करता है, उपबंध कर सकता है। यानी पंचायतों का लेखा परीक्षा हो गया, इसका आर्टिकल याद रखिएगा। अब है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। अभी हमने वित्त आयोग देखा था, अब हम निर्वाचन आयोग देखेंगे। ये किस में आता है, 243 के में आता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। इसने कहा प्रत्येक राज्य के लिए एक निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है। मतलब जो इलेक्शन करवाता है, जिसमें एक कौन होता है, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसे नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है। मतलब एक राज्य निर्वाचन आयोग और उसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसको निर्वाचित कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, वो करता है राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यपाल को अधिकार हुआ कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, उसकी पदावधि का निर्धारण करे। सेवा शर्तें कौन और पदावधि का निर्धारण कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। तो ये नियम राज्य विधानमंडल के अधीन विधि द्वारा हो। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है। मतलब इस बंदे को, ये जो आयुक्त होगा, निर्वाचन आयुक्त होगा, उसको वैसे ही हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट का जज हटाया जाता है। अच्छा, इसमें का राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करेगा। पंचायतों के सभी चुनाव के संचालन के लिए उत्तरदायी, मतलब पंचायतों का चुनाव यही करवाएगा। अच्छा, इसमें लिखा है 243 ना के तहत क्या है, न्यायालय के हस्तक्षेप को निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट सी बात हो गई कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इसे कहा 73वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य और क्या है, विवेकाधीन उपबंध। अनिवार्य उपबंध देखिए, ग्राम सभा का गठन करना है, ये अनिवार्य है, होना चाहिए। पंचायतों के गठन की त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, अभी हमने देखी। और जिसमें 2 लाख से अधिक है अगर जनसंख्या, तो 3 स्तर होने चाहिए। और जिसमें 20 लाख से कम है वहां पे 2 होंगे, मध्यवर्ती नहीं होगा। मध्यवर्ती जो पंचायत है वो नहीं होगी। अब इसने लिखा है कि पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर क्या है, सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ठीक है। मतलब जिसमें आप और हम जनता जाके वोट करेगी। मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों के लिए कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, यानी इसमें हम और आप जाके वोट नहीं करेंगे। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में क्या होगा, आरक्षण होगा। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण होगा। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल और विघटन की स्थिति में क्या होगा, 6 वर्ष के भीतर दोबारा से आपको चुनाव कराने, मतलब जैसे ही पंचायत का 5 साल कंप्लीट होने वाला होगा तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव दोबारा करवाने पड़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना चाहिए। 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, हर 5वें साल में। और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है, मतलब जो
चुनाव लड़ेगा, जो खड़ा हो रहा है कैंडिडेट, उसकी जो मिनिमम आयु है वो है 21 साल, और चुनाव देने वाले का तो आपको पता ही है 18 साल होती है। ठीक है, तो ये गाइस ये क्या थे, अनिवार्य उपबंध थे, यानी कि ये चीजें होनी ही होनी है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कुछ विवेकाधीन, विवेकाधीन उपबंध है, जैसे इस जगह विधायकों, सांसदों को मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायत में सदस्यता देने और न देने की शक्ति होती है। ठीक है, मतलब जो वहां का विधायक है या सांसद है वो इस स्तर में यानी कि मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायत में सदस्य हो सकता है, सदस्यता देने और ना देने की उसकी शक्ति उसमें शक्ति होती है। ठीक है, इसने का अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आवश्यकता अनुसार आरक्षण की व्यवस्था, उनकी मात्रा का निर्धारण करने की शक्ति, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको आरक्षण दिया ही दिया जाएगा, जैसे SC ST के लिए, महिलाओं के लिए है, बट इनका ये कोई कंपलसरी जैसा नहीं है, दे सकते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 से अधिक भी आरक्षण दे सकते हैं, जैसे हमने देखा था 4 राज्यों में थे 50% आरक्षण। ये भी कोई मतलब 1/3 देना तो अनिवार्य है, 1/3 से ज्यादा आरक्षण देना है तो ये आपके विवेक पर है, विवेकाधीन शक्ति है ये, यह उपबंध है। ठीक है, अब इसमें कहा 11वीं अनुसूची में उल्लिखित जो विषय है उसमें से किन विषयों को सौंपा जाए या नहीं, ये भी कुछ वो ये भी अनिवार्य नहीं है कि सौंपना ही सौंपना है, ये मन के ऊपर है, मन के नहीं, विवेक के ऊपर है, देना है तो दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए करारोपण की जो शक्ति है या नहीं देना है, देना है तो किन करों के लिए देना है, ये भी गाइस ये विवेकाधीन है ये भी। ठीक है, ये भी विवेकाधीन उपबंध है, यानी कि आपको टैक्स के लिए उन्हें वो अधिकार देने हैं, नहीं देने हैं, कितना देना है। ठीक है, नहीं भी देना मत दो। ये निर्णय करना कि पंचायतों को कितने अनुदान दिए जाए, मतलब कितना पैसा दिया जाए, ये भी विवेकाधीन उपबंध है, मतलब ये भी अनिवार्य जैसा नहीं है, ना देना हो तो 0 दो, कुछ मत दो। ठीक है, और देना है तो कितना भी दे दो। अब इसने कहा क्षेत्र पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, देखिए क्या है। ओके, चलिए देखते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ होगा तो बताते जाएंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें लिखा है क्षेत्र पंचायत समिति, इसने कहा यह है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में मध्यवर्ती इकाई होती है तथा इसे ग्राम पंचायत जिला परिषद के मध्य की कड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रावधान देख रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, यानी कि डायरेक्ट वोट होता है। ये सदस्य अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष को भी चुनते हैं, जो भी सेलेक्ट होके, सपोज 100 आए, 100 नहीं, मान लेते हैं आप 30 आए तो 30 में से कोई एक जाके अध्यक्ष बन जाएगा। इस समिति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और समय से पूर्व भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर आपको दोबारा से चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए समिति के कार्य देखिए, अच्छा करवाना पड़ेगा। अब इसने कहा इस समिति के कार्य ग्रामीण विकास हेतु योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन और उसका मूल्यांकन करना, बीज केंद्रों का संचालन, नियंत्रण और वितरण करना। ठीक है, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन, मतलब गांव में जो जो चीजें होती हैं, ठीक है, उन सब की देखरेख, मतलब उन सब के लिए काम कर रहे हैं। ऋण की व्यवस्था, कृषि कार्यों हेतु कुटीर लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना, शौचालय का निर्माण करना, गोबर गैस तथा निर्धमूल चूल्हा का विकास करना, कीटनाशक दवाओं का वितरण, जो भी गांव में आपको जरूरी लगता है किसान के लिए वो सब, और किसान और उसके परिवार के लिए। क्षेत्र पंचायत समिति की आय के स्रोत का उल्लेख, देखिए राज्य सरकार अनुदान दे सकती है, स्थानीय कर लगाए जा सकते हैं इनके द्वारा, मंडियों से प्राप्त शुल्क हो सकता है, दान हो सकता है, चंदे हो सकते हैं, जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान हो सकता है। अनुदान मतलब ऐसा समझ लिए कि दान दे देना टाइप। ठीक है, फिर इसमें मतलब जिसे उन्हें वापस नहीं करना, ऐसा कुछ। फिर इसमें लिखा है घाटों मेलों से प्राप्त जो आय होती है केंद्र और राज्य द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संचालन के लिए अगर कोई राशि दे दी कि केंद्र ने कोई योजना बनाई है, ये उसका संचालन कर रहे हैं यानी उस पे काम कर रहे हैं, तो राशि दी जाएगी उनको। अब देखिए जिला पंचायत परिषद की बात करते हैं, प्रावधान देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये सबसे बड़ा निकाय है जिसमें क्या है, जनसंख्या 50,000 तक होती है। जिला परिषद में न्यूनतम 50 सदस्य, अधिकतम 75 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिला परिषद के जो सदस्य है वो भी प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होके आते हैं, और इसने कहा अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि इसके लिए हम और आप वोट नहीं करते और लेकिन सदस्यों के लिए तो हम आप करते हैं। फिर इसमें लिखा है निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिलाधिकारी द्वारा निश्चित की जाती है, यानी कि DM बताएगा कि कितने सदस्य हो। ठीक है, अब इसने कहा कि जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख
लोकसभा सांसद, राज्यसभा राज्य विधानमंडल के सदस्य, इसके भी सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसका कार्य जो है 5 साल का है। विघटन होने पर 6 महीने के भीतर दोबारा से चुनाव हो जाने चाहिए। जिला परिषद के कार्य देखिए, कृषि संबंधी कार्य जैसे आर्थिक सामाजिक विकास ये सब देखना, पशुपालन संबंधित, फिर है ग्राम नियोजन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, इन सब के लिए काम करता है। प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों के लिए क्या कुछ काम करता है ये। ठीक है, फिर है राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है उसे पंचायती समितियों में वितरित करता है। पंचायत समितियों के बजट का क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। फिर उसने कहा कि इसके स्रोत देखिए, इसके आय के स्रोत क्या है, इसको कहाँ से पैसा मिला है, केंद्र और राज्य से प्राप्त जो अनुदान है, जिला क्षेत्रीय पंचायतों से वसूली अगर ये कर रहा है तो राजस्व का भाग या हिस्सा हो सकता है। अखिल भारतीय जो संस्था है उनसे कोई अनुदान मिल जाता है। तो प्रशासनिक क्या लिखा है, ट्रस्टों से प्राप्त आय हो सकती है, चुंगी, मेले आदि, इन सब में जो दुकानें होती है उससे प्राप्त कर हो सकता है। ठीक है, वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान हो सकता है। अनुदान मतलब दान जो इन्हें वापस नहीं करना होता। अब देखिए अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज विस्तार। अब देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के बारे में 73 संविधान संशोधन अधिनियम में तय किया गया था कि 1 वर्ष के भीतर जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है उसमें पंचायती राज का विस्तार किया जाएगा, किंतु केंद्र सरकार द्वारा इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मतलब इसने कहा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों पे भी पंचायत बने, लेकिन ऐसा उस पर कोई बहुत खास कोई काम किया नहीं गया। ठीक है, वैसे ना केवल 8 राज्य उस समय क्या है अनुसूचित क्षेत्र धारक थे। ठीक है, और बाद में मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल हो गया। मतलब 8 थे, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग 9 हो गए, ऐसा मान ले। और अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई। मतलब अभी कितने हो गए, 10। तो 10 राज्य कौन कौन से हैं इसमें, देखिए आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना। राइट, वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र धारक राज्यों में सम्मिलित 10वां जो राज्य है वो तेलंगाना बन गया, क्योंकि एपी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना अभी 2014 में हो गया। ठीक है, अब इसने कहा 1996 का पैसा अधिनियम देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र एक्ट 1995 यानी अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ये देखा हुर्रियत समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि केंद्रीय कानून के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था जिसका उल्लंघन राज्य ना कर पाए। यानी कि कौन से कानून इस पे लागू हो रहे हैं, केंद्रीय कानून। ऐसे इसी आधार पर क्या है, संसद में 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार विधेयक प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 1996 में ये जो है लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया और 24 दिसंबर 1996 में क्या होता है, ये राष्ट्रपति की सहमति से ये जो बिल यानी कि विधेयक है वो पास हो गया और ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अब इसका विस्तार क्या है, उस समय 8 राज्यों में हुआ था और जो क्या है 5वीं अनुसूची के तहत जो 8 राज्य आते हैं उन सब में हो गया था। ठीक है, अब वर्तमान में अगर हम इनकी संख्या देखें तो वो 10 है। अब देखिए 5वीं अनुसूची की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, अनुसूचित जनजातियां नहीं रहती, जनजातियां नहीं रहती। ठीक है, तो वो तो हटा ही दीजिए वो राज्य। उसके बाद जो राज्य है उसमें बस 4 राज्य और हटाएंगे जो असम, मेघालय, कौन कौन से थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम थे ये, क्योंकि ये 6ठी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, तो ये सब भी नहीं आएंगे। अब ये हुर्रियत समिति, इसने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 22 विशेषज्ञ सदस्यों की समिति है, अध्यक्षता कौन कर रहा है, दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, 1994 में क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने के लिए इसे गठित किया गया था। 1995 में इसने क्या करा, केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। क्या लिखा है, अब देखिए सिफारिशें क्या करी इन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र की जो जनजाति है उनके पास स्वशासन की परंपरागत संस्थाएं होती है, पहले से जैसे वो अपने हिसाब से करते थे, जो उनकी संस्कृति और क्या है प्रथाओं के अनुकूल है, जो मतलब वो अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे में उन पर पंचायती राज का आधुनिक व्यवस्था थोपने की बजाय क्या करना चाहिए, एक ढांचा बनाया जाना चाहिए जिसमें उनकी परंपरागत संस्थाओं तथा पंचायती राज के आधुनिक स्वरूप इन सबका मिश्रण हो। ये ना हो कि आप पंचायतों को तो हावी कर दे रहे हो, मतलब पंचायती राज व्यवस्था ले आ रहे हो और उनका जो परंपरागत संस्थाएं हैं उसको वैल्यू नहीं दे रहे। इनने कहा उन दोनों का मिक्सचर कुछ ऐसा रहे
ठीक है, ताकि उनको भी इस चीज से दिक्कत, सब कुछ नया नया सा ना लगे, उनकी भी अपना हिसाब किताब चलता रहे जो हमेशा से चलता आ रहा था, और थोड़ा सा आधुनिक हिसाब किताब भी आ जाए। तो इन क्षेत्रों में क्या है, ग्राम सभाओं की अत्यंत लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें पर्याप्त शक्ति दी जानी चाहिए, ताकि वे ग्राम पंचायतों पर क्या है, प्रभावी नियंत्रण रख सके ग्राम सभा, राइट। अब इन क्षेत्रों की जिला पंचायतों को स्वायत्त जिला परिषद बनाने के साथ साथ क्या है, छठी अनुसूची के स्वायत्त जिला परिषद की तरह ही विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां, ये भी दे दो। मतलब इनने कहा जिला पंचायतों को इनने इतनी शक्तियां देने की बात कही, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, वित्तीय शक्तियां। इसके अतिरिक्त जिन जिलों में जनजातियों की आबादी जो है ना 50% से कम है, वहां अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में क्या है, स्वायत्त उप जिला परिषद का भी गठन कर दिया जाए। अच्छा, साथ ही 5वीं अनुसूची में जो जनजातीय सलाहकार परिषद की जो अध्यक्षता है, वो मुख्यमंत्री को जनजातीय मामलों से जुड़ी जो केंद्रीय सलाहकार परिषद है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को सौंपने की बात कही। ठीक है, ये सिफारिश करी है उन्होंने। ठीक है, अब दूसरा इसने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय जैसे वन है, क्योंकि जनजातियां वही रहती हैं वन में, तो वन हो गया, फिर आबकारी, पुलिस और क्या है, राजस्व पर पंचायतों को प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति देने की सिफारिश करी है। ठीक है, यानी कि पंचायतों को इम्पोर्टेंस देने की बात। अब पैसा अधिनियम द्वारा ग्राम और ग्राम सभा पंचायतों को अब क्या क्या शक्तियां दे दी गई। अब देखिए, इस तरह भूमि अधिग्रहण, इन्हें पुनर्वास, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार दे दिया गया। किसको दे दिया गया? ग्राम सभा और पंचायतों को दे दिया गया। ठीक है, यानी कि ये जो है ना, ये इस पर हाँ या ना बोलेंगे। मतलब अगर आपको भूमि अधिग्रहण करना है, किसी को खरीदने, ग्राम सभा बताएगी या पंचायत बताएगी कि आप आके खरीद सकते हो, नहीं। पुनर्वास की बात या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की बात, ये सब शक्तियां किसके पास? ग्राम सभा पंचायत को दी गई। अच्छा, एक उचित स्तर पर क्या है, पंचायतों को लघु जल निकायों की योजना प्रबंधन का कार्य सौंप दिया गया। इसी पैसा अधिनियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक उचित स्तर पर ग्राम सभा और पंचायतों द्वारा खान खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस, पट्टा, रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिश करने का अधिकार। मतलब इसके लिए भी अगर आपको खान जो मतलब पंचायतों जो ये खान है या खनिज के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए, पट्टा, रियायती सब चाहिए, तो इसकी शक्ति भी इधर दे दी गई है। फिर इसमें मादक द्रव्यों की बिक्री खपत को विनियमित करने का अधिकार भी इनको दे दिया गया। लघु वनोपज का स्वामित्व भी। ठीक है, और भूमि हस्तांतरण को रोकना या हस्तांतरित भूमि की बहाली करना। फिर ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करना, ये भी करेंगे यही। फिर अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण रखा जाएगा इनके द्वारा। फिर सामाजिक क्षेत्र में क्या है, कार्यकर्ताओं और संस्थाओं, जनजातियां उप योजनाओं, संस्थाओं सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण, ये सब चीजें यही देखेंगे। कौन कौन देखेगा? ये ग्राम पंचायत या पंचायत देखेगी, ग्राम सभा या पंचायत। अब इसका महत्व देखिए, इसने कहा जो पैसा आदिवासी क्षेत्र में क्या है, अलगाव की भावना को कम करेगा। एक बात, मतलब ये बिल्कुल अलग थलग रह के रहें ऐसा नहीं करेगा, थोड़ा अलगाव को कम करेगा। सार्वजनिक आबादी में गरीबी और क्या है, इसमें लिखा है पलायन, ये कम करेगा। फिर इसमें प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण प्रबंधन में आजीविका में सुधार होगा। जनजातीय आबादी के शोषण में कमी आएगी, क्योंकि वे ऋण देने, शराब की बिक्री, खपत, ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे खुद ही। ठीक है, मतलब इस पे इनके पास इन सब चीजों के लिए अधिकार ज्यादा होगा, ये खुद सक्षम है कि किस तरह से वहां का हिसाब किताब चलाए। भूमि के अवैध हस्तांतरण, इस पे रोक लग जाएगी। पैसा अधिनियम जनजातियों में रीति रिवाजों, जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान, विरासत को संरक्षित करेगा। ठीक है, फिर इसने लिखा पैसा अधिनियम से जुड़ी समस्याएं देखिए। मत भिन्नता की स्थिति, मतलब पैसा के तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का प्रावधान है, और कई बार ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम पंचायतों द्वारा चुनी जाती है। तो ऐसी स्थिति में पंचायत के किसी निर्णय पर अलग अलग ग्राम सभा की पृथक राय के कारण क्या है, मत भिन्नता या मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। मतलब इसने कहा कि देखिए, जब आप देखते हो ना पंचायत का जब चुनाव होता है, तो आप ये देखते होंगे कि सिर्फ उसमें एक गांव नहीं होता। अगर गांव छोटे छोटे होते हैं, हमने कहा 5 से 6 गांव हो सकते हैं, तो
उससे मिलकर एक पंचायत बन सकती है। ठीक है, अब लेकिन इसने कहा कि अगर हम पेशा के तहत अगर ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा इसने कहा ये 5 अगर गांव हैं यहाँ पे, तो 5 के 5 गांव में अलग अलग ग्राम सभा है। तो यहाँ पे क्या है, पंचायत तो एक मान ली हमने, लेकिन ग्राम सभा तो 5 हो गई यहाँ पे। अब हर एक ग्राम सभा जो है ना इम्पोर्टेंस रखती है, तो उनमें जरूरी नहीं है कि जैसा एक ग्राम सभा कहे वैसे ही दूसरा भी कहे निर्णय, वैसा ही तीसरा भी ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मत भिन्नता हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। अधिकारों की सीमा से उत्पन्न विवाद, मतलब पैसा और भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान में भिन्नता से कई विवाद उत्पन्न होते हैं। जैसे जहां पैसा ग्राम सभा को लघु वन उत्पादों पर अधिकार देता है, वहीं भारतीय वन अधिनियम 1927 इन उत्पादों के आदिवासियों द्वारा प्रयोग को सीमित करता है। यहाँ पे तो अधिकार दे रहा है, ठीक है, ऊपर वाला तो अधिकार दे रहा है पैसा अधिनियम, लेकिन ये क्या कर रहा है, उन अधिकारों को सीमित कर रहा है। अब ये भूमि हस्तांतरण संबंधी विवाद, मतलब इस अधिनियम पैसा अधिनियम के लागू होने के बाद क्या होता है, किसी जनजातीय व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण किसी गैर आदिवासी को नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यवहारिक स्थिति इससे परे ही है। मतलब अगर कोई आदिवासी, ऐसा एरिया है जहाँ पे जमीन आदिवासियों की है, वो किसी गैर आदिवासी को नहीं दे सकता। लेकिन नॉर्मली अब देखिए व्यवहारिक रूप में क्या हो रहा है गाइस, तो व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि कई मामलों में क्या है, जमीन कागजों पर आदिवासियों की होती है, लेकिन रियलिटी में गैर आदिवासी उस पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि खेती कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायत से सलाह के बिना भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। हालांकि व्यवहारिक तौर पर इस प्रावधान को निष्प्रभावी बनाने के लिए कई तरीके राज्य सरकार द्वारा खोज लिए गए हैं। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो गाइस अब देखिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन। जैसे हमने पंचायतों की बात करी, अब हम नगरों में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी बात करेंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ लिखा है, प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन के विषय में मेगास्थनीज द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मतलब इसने कहा तत्कालीन स्थानीय स्वशासन दो रूप में, एक ग्रामीण एक नगरीय प्रशासन, ये दोनों मौजूद थे। अब इसमें लिखा है आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 1687-88 में आई थी, जब अंग्रेजों ने क्या किया था, सबसे पहले किसकी स्थापना करी थी, मद्रास नगर निगम की। उसके बाद 1726 में क्या है, बम्बई कलकत्ता में नगर निगम आया। फिर ब्रिटिश शासन में अगर हम बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन का टाइम था, तब यहाँ पे क्या है घोषणा पत्र प्रस्तुत हुआ था स्थानीय स्वशासन संबंधी। और उसके बाद क्या है, हॉब हाउस की अध्यक्षता में 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किया गया। फिर 1919 की अगर हम बात करें तो एक आया था 1919 भारत शासन अधिनियम। उसमें क्या होता है ना, स्थानीय स्वशासन को किस में डाल दिया गया, हस्तांतरित विषय की सूची में डाल दिया गया। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है वो क्या करता है, इसको राज्य सूची का विषय बना देता है। अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन की दोस्तों, तो ये इन्हें क्या बोला गया, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ इसने कहा पंचायतों से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो देखें। एक तो इसमें लिखा है पंचायत, जो भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें लिखा है 243 में उसकी परिभाषा लिखी है। ठीक है, 243 का में ग्राम सभा है। पंचायतों का गठन की बात करी गई 243 ख में। उनकी संरचना की बात करी गई है ग में। और आरक्षण की बात करी गई है घ में। और मतलब है ऐसा 243। ठीक है, अब इसने कहा पंचायतों की अवधि ये है अड़ा में 5 साल की होती है। च में क्या लिखा है, सदस्यता के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की बात है। छ में पंचायतों की शक्ति क्या होगी, उसका प्राधिकार है, उसके उत्तरदायित्व की बात करी गई है। ज में बात करें तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, उनकी निधियां। छ में अगर हम बात करें तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए क्या है, वित्त आयोग का गठन हो गया। फिर नाम में हम बात करें तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा हो गई। ट पंचायतों के लिए निर्वाचन हो गए। ठ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। फिर इसने कहा कि ड में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू होना। फिर है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। फिर है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, चलिए इतनी सी बात हो गई गाइस। इसमें सब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग के 2-4 इंपॉर्टेंट है बस। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वित्त आयोग तक आप मान लीजिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर इसमें लिखा है वर्तमान। अब हम नगर ये वाले पे आ जाते हैं कि किसके नगरीय स्थानीय सुशासन की यहाँ पे बात करेंगे। इसकी वर्तमान स्थिति हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान में अब देखिए, जैसे 73rd संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था वो पंचायतों के लिए हुआ था, वैसे 74th हुआ है वो आपका इसके लिए नगर पंचायत नगर पालिका के लिए। तो यह 74th नगर पालिका 74 संविधान संशोधन अधिनियम ये भी कब होता है 1992 में, ये वाला भी कब होता है 1992। तो इसमें नगर पालिकाओं का को क्या दे दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा, यानी कि संविधान में इसको लिख दिया गया। तो अब क्या हुआ, जैसा कि हमने जब पंचायत की बात करी थी तो संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। यहाँ पे कौन सा गया जोड़ा गया 9 क, ठीक है। अब इसने का जो 74वां संविधान संशोधन है वो कब प्रभावी हुआ 1993 में, ठीक है। पंचायतों वाला भी तभी हुआ था। अच्छा, अब इसमें लिखा है 243 यानी कि पी से लेकर आपका जेड जी तक है नगर। तो गाइस ये इसमें ना इंग्लिश वाले याद कर लिया करें, वो ज्यादा आसान लगते हैं मुझे तो, ठीक है। इसमें क्या है, नगर पालिकाओं के से संबंधित उपबंध है। तो इसी संशोधन द्वारा क्या होता है संविधान में, देखिए 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची इसके लिए नगर पालिका। इसके अंतर्गत नगर पालिका के कितने 18 विषय है, ठीक है। और जो हमने इस पंचायतों वाला पढ़ा था, देखिए यहाँ 18 विषय लिखा है, ठीक है। और जब हमने पंचायतों का स्टार्ट किया था, तो वो चलिए चलते हैं। ओके, हम बहुत आगे जाना है, इसका मतलब बहुत पीछे जाना है इनफैक्ट। तो इसमें वर्तमान स्थिति एक बार देख लें, कंपेयर कर लेंगे तो गाइस थोड़ा सा ना आसान हो जाता है। तो यहाँ कहीं है ही नहीं। हाँ, देखिए अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन, देखिए ये था 73rd, अभी हमने नगर पालिका के लिए 74 पढ़ा, ये भी 1992 में, ये वाला भी 1992 में, ठीक है। अब ये कब लागू हुआ 1993 में, ये वाला भी 1993 में अभी हमने देखा लागू हो गया, ठीक है। अब इसमें विषय की भी बात कर लेते हैं, तो इन्हें कितने विषय दिए गए, देखिए यहाँ 29 विषय दिए गए, अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें 18 विषय दिए गए। तो ये दो तीन चीजें ना एक साथ, और इसमें देखिए कौन सा भाग जोड़ा गया 9, और नगर पालिका वाले में 9 का जोड़ा गया। यहाँ पे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है 11, और नगर पालिका में हो गई 12। तो आस पास ये दोनों एक साथ हुए थे, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ 18 है, वहाँ 29 थे, ठीक है। अब इसमें लिखा है 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय उनके बारे में बात करिए, देखिए हमने वहाँ 29 के 29 देखे थे, अब यहाँ 18 के बारे इसने कहा क्या क्या मतलब इनको शक्तियाँ दी गई, ठीक है। कौन कौन से 18 विषय, हालांकि देना ना देना सब राज्य विधानसभा के ऊपर, विधानमंडल के ऊपर होता है। देखिए इनको क्या, नगर योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना, नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है, ये काम देखेंगे। भूमि उपयोग का विनियमन, भवनों का निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास योजना, सड़क और पुल। अब आप ऐसा समझ लो आप किसी नगर में है, शहर में है, तो वहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, घरेलू वाणिज्यिक औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति, फिर है लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता सफाई कूड़ा करकट, ये सब देखना आपको। अग्निशमन सेवाएं ये भी देखना पड़ेगा। नगरीय वानिकी हो गया, पर्यावरण का संरक्षण, पारिस्थितिकी आयामों में अभिवृद्धि हो गई। समाज के जो दुर्लभ वर्ग हैं जिनके अंतर्गत दिव्यांग आते हैं, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति आते हैं, ये सब इनके हितों की रक्षा करनी है। झुग्गी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, ऑफिस में लिखा है नगरीय निर्धनता उन्मूलन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे कि पार्क हो गया, उद्यान, खेल के मैदान आगे, सब नगर, आप शहर में रहते हैं अपने शहर के आसपास आप जो भी देखना चाहते हैं वो सब लिखा है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि। फिर इसमें लिखा है शवगारना हो गया, कब्रिस्तान है, शवदाह हो गया, शमशान, विद्युत शवदाह गृह, ये सारी चीज़ें हो गई। कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण हो गया, यहाँ पे जन्म मृत्यु का पंजीकरण हो गया। सार्वजनिक सुख सुविधाएं होगी जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश हो गया, पार्किंग स्थल हो गया, बस स्टॉप्स, फिर है जन सुविधाएं, ये सारी होगी। फिर इसमें लिखा है वधशालाओं और क्या है चर्म शोधनशालाओं, इनका विनियमन, ठीक है। तो गैस इतनी सी बात हो गई, कौन कौन से 18 विषय थे हमने देख लिए, ठीक है। अब दोस्तों कौन सा भाग 9 का अनुसूची 12 विषय 18, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन 74 कब हुआ 1992, लागू कब होता है 1993, ठीक है। अब देखिए गाइस, फिलहाल अभी ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, आगे का जो पार्ट है ना दोस्तों हम आगे की वीडियो में करेंगे।
तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।